Hi Bacha Party, this is Dipali, your Surajmukhi, welcoming all of you to the session where we are doing the most important chapter of 11th standard. बच्चा पार्टी अगर मैं बोर्ड्स की बात करूं या नीट की बात करूं, एक चैप्टर जो कि सबसे ज्यादा वेटेज रखता है और लेंथ में सबसे छोटा होते हुए, तो वो मेरा चैप्टर है सेल साइकिल और सेल डिवीजन। और इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है कि इसके कॉन्सेप्ट्स आपके साथ 11th 12th आगे एमबीबीएस बीएससी आप जो भी करेंगे उसमें जाएगा। बिकॉज हियर वी टॉक अबाउट द नॉर्मल डिवीजन, कि कैसे मेरा सिंगल सेल्ड जाइगोट आगे जाके ऑर्गेनिज्म बना, कैसे एक सेल से दो सेल बनते हैं, कैंसरस सेल किस प्रिंसिपल पे काम करते हैं किस पे नहीं करते, कैसे सेल साइकिल रेगुलेशन होता है, वो हम सब सीखते हैं इस चैप्टर के अंदर। हम इसका फर्स्ट पार्ट यानी कि माइटोसिस ऑलरेडी कर चुके हैं और इस स्पेसिफिक सेशन में हम मियोसिस करके इस चैप्टर को कर देंगे एकदम खत्म। तो बच्चा पार्टी, माइटोसिस अगर आपको समझ आया तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि मेरा जो मियोसिस है वो माइटोसिस के कॉन्सेप्ट्स को भी रिलेट कराएगा साथ के साथ। ठीक है, तो बच्चा पार्टी विदाउट एनी डिले वी आर स्टार्टिंग ऑफ विद मियोसिस। हम लोगों ने ऑलरेडी माइटोसिस देख लिया। अगर हम रिकैप लें, मैंने आपको बताया था कि माइटोसिस एक टाइप का इक्वेशनल डिवीजन है। इक्वेशनल बोले तो अगर बेटा एक एन सेल है, कैसा सेल है बेटा, अगर एक एन सेल तो वो डिवाइड करके दो एन सेल बना देगा, और अगर एक डिप्लॉइड यानी कि 2n सेल है तो वो डिवाइड करके दो 2n सेल बना देगा। ऐसे डिवीजन को बोलते थे हम माइटोसिस यानी कि इक्वेशनल डिवीजन, यानी कि क्या बच्चा पार्टी, इक्वेशनल डिवीजन। अब अगर मैं बात कर रही हूं अपनी दूसरी डिवीजन की, जिसको मैंने बोला मियोसिस, तो बेटा मियोसिस के अंदर अगर मेरा एक डिप्लॉइड सेल है तो ये डिवाइड करके मुझे 4 हेप्लॉइड यानी कि एन सेल्स दे देगा। इसीलिए हम मियोसिस को रिडक्शनल डिवीजन कहकर भी बुलाते हैं। देखिए, तो बिना किसी डीले के आज हम शुरू करेंगे अपना मियोसिस। मियोसिस के इंट्रोडक्शन की बात करते हैं बेटा, बहुत ही सिंपल है, साथ के साथ समझते जाना। मैंने आपको बताया बेटा कि जो मियोसिस है वो कैसे सेल में होगी बेटा, एक डिप्लॉइड सेल में, जो कि डिवाइड करके क्या देगा बेटा मेरे को, 4 हेप्लॉइड सेल्स देगा। इसीलिए इस डिवीजन को हम रिडक्शनल डिवीजन भी बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं इस डिवीजन को, हम रिडक्शनल डिवीजन भी बुलाते हैं। इसके अलावा एक और चीज समझने की ये बात है कि बेटा अगर मैंने रिडक्शनल डिवीजन बोला तो मैं ऑब्वियसली मियोसिस की बात कर रही हूँ, और मियोसिस दो पार्ट्स के अंदर डिवाइडेड है, यानी कि दो स्टेप्स के अंदर डिवाइडेड है। पहले को मैंने बोला मियोसिस 1 और दूसरे को मैंने बोला मियोसिस 2। मियोसिस 1 और मियोसिस 2। बेटा अगर मैंने बात की मियोसिस 1 की, तो इसके अंदर क्या होता है बहुत ध्यान से समझना यहाँ पर। तो बेटा मियोसिस 1 मेरी वो स्टेज है जिसको मैं फर्दर किस चीज में डिवाइड करूंगी, जरा देखो, जिसको मैं फर्दर डिवाइड करूंगी, प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1 और साथ में टीलोफेज 1। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज 1, ये मेरी मियोसिस 1 की स्टेजेस हो जाएंगी। और ऐसे ही अगर मैंने प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज 2 लिखा, क्या लिखा, 2 लिखा, तो ये मेरी किसकी स्टेजेस हो जाएंगी, मियोसिस 2 की। तो बच्चा पार्टी मियोसिस 1 और मियोसिस 2 दोनों मिलके मियोसिस का मेरा पार्ट है। पहले क्या होता है, पहले मियोसिस 1 फिर मियोसिस 2। बेटा अब ये दोनों एक दूसरे से अलग कैसे हैं, जो मियोसिस 1 है उसके अंदर हम रिकॉम्बिनेशन देखते हैं बेटा। क्या देखते हैं बेटा मियोसिस 1 के अंदर, रिकॉम्बिनेशन, मतलब नए कॉम्बिनेशंस का बनना देखते हैं, और साथ में रिडक्शन डिवीजन देखते हैं। रिडक्शन का मतलब जो 2n से मेरा नंबर n हुआ वो कहां पर होता है, मियोसिस 1 में। वो कहां पर होता है बेटा, मियोसिस 1 में। जबकि मेरी मियोसिस 2 एकदम इक्वेशनल है। मियोसिस 2 क्या है बेटा, इक्वेशनल। इसका मतलब ये किससे रिजेंबल करती है, ये मेरे माइटोसिस से रिजेंबल करती है। बेटा अब आप देखो, सपोज करो, समझो कि अगर मेरा एक डिप्लॉइड सेल है, अगर मेरा एक 2n सेल है, जब ये मियोसिस 1 कर लेगा तो वो यहां पर पहुंच जाएगा। मियोसिस 1 कर लेगा तो कहां पर पहुंच जाएगा, यहां पर, दिस इज मियोसिस 1। अब एक 2n सेल से कितने n सेल्स मिले, 2n सेल्स मिले, लेकिन मिलते कितने हैं बेटा, 4। इसीलिए इसके बाद क्या होता है बेटा, मियोसिस 2 होता है।
इसके बाद क्या होता है बेटा, मियोसिस 2, ये देखो। और ये मियोसिस 2 अगर आप देखोगे तो किसकी तरह है, एकदम माइटोसिस की तरह है बेटा। इसीलिए मियोसिस 2 को पढ़ना एकदम माइटोसिस की तरह रहेगा। मियोसिस 1 को पढ़ना इंपॉर्टेंट है बेटा। और मियोसिस 1 के अंदर भी प्रोफेज 1 है, जो कि एक ऐसी स्टेज है जो बहुत लंबी है, इलाबोरेट है, और माइटोसिस के प्रोफेज से बहुत ज्यादा टाइम लेती है, बहुत ज्यादा टाइम लेती है। अगर मैंने इतना समझ लिया बेटा तो मेरे को मियोसिस के बेसिक समझ आ गए। मुझे समझ आ गया मियोसिस 1 में PM81 प्रोफेज मेटाफेज एनाफेज 1 टीलोफेज 1, मियोसिस 2 में प्रोफेज मेटाफेज एनाफेज टीलोफेज 2। बेटा अब इसके साथ ना आपको एक कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा, और वो कॉन्सेप्ट है होमोलोगस क्रोमोसोम्स का। और वो कॉन्सेप्ट किस चीज का है, होमोलोगस क्रोमोसोम्स का। बहुत ध्यान से देखो बेटा, आप लोगों को पता है कि हम ह्यूमंस के अंदर क्रोमोसोम के कितने पेयर रहते हैं, 23 पेयर बोल दूं, या फिर क्रोमोसोम्स कितने बोल दूं बेटा, 46 क्रोमोसोम्स बोल दूं, 46 क्रोमोसोम्स या 23 पेयर। तो ये जो 23 जोड़े हैं हमारे अंदर, हर सेल के अंदर 23 पेयर हैं, वो मेरे पास कहाँ से आए बेटा, उस पेयर का एक क्रोमोसोम मेरे पास मेरी मदर से आया, और उस पेयर का दूसरा काउंट पार्ट मेरे फादर से आया। तो सपोज करो बेटा कि अगर मैंने एक क्रोमोसोम बनाया, होमोलोगस क्रोमोसोम, और ये होमोलोगस क्रोमोसोम के पेयर का दूसरा काउंटर पार्ट, तो ये देखो कि मेरे पास एक पैर मेरे फादर से आया, एक पैर मेरे मदर से आया, और मेरे अंदर ऐसे 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं। इसका मतलब 46 क्रोमोसोम। बेटा ये होमोलोगस क्रोमोसोम का पैर कब कहलाएगा, जब इनमें सेम पोजीशन पर सेम चीज की जीन हो। फॉर एग्जाम्पल बेटा, अगर मैं बात करूं कि इस पोजीशन पर आई कलर की जीन है, और मेरे फादर का आई कलर सपोज करो बेटा कि वो आई कलर ब्लैक है, वो क्या है, ब्लैक। और मेरे मदर का आई कलर क्या है, सपोज करो ग्रीन कलर की आईज है, सपोज करो ग्रीन कलर की आईज है। तो बेटा मैंने देखा कि होमोलोगस क्रोमोसोम्स ऐसे क्रोमोसोम्स हैं जिसके अंदर सेम कैरेक्टर की जीन्स सेम पोजीशन सेम लोसाए पर प्रेजेंट है। अगर आप देखो तो ये मिरर इमेज है एक तरीके से, मतलब इसके कॉरेस्पॉन्डिंग यही वाला लोकस आएगा इस क्रोमोसोम पे। तो यहाँ पर सेम कैरेक्टर की जीन है, लेकिन वो ट्रेट अलग अलग भी एक्सप्रेस कर सकता है बेटा। डिपेंड करता है कि मेरे फादर का आई कलर क्या था और मेरे मदर का आई कलर क्या था। हो सकता है कि हेयर के प्रोटीन की जीन कुछ यहाँ पर प्रेजेंट हो, कि फादर के हेयर मेरे सपोज करो स्ट्रेट है, और मदर के हेयर करली है। तो इन दोनों में से जो डोमिनेंट होगा बेटा वो मेरे अंदर नजर आएगा, जो डोमिनेंट होगा वो मेरे अंदर नजर आएगा। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि मेरे 46 क्रोमोसोम के अंदर जो हर एक सेल में है, 46 क्रोमोसोम्स 23 पेयर में प्रेजेंट हैं, और उन 23 पेयर को मैं क्या बुलाती हूँ बेटा, होमोलोगस पेयर बुलाती हूँ। हर एक पेयर में जो जीन्स होती हैं वो रिस्पेक्टिव पोजिशन पर प्रेजेंट है, एक कैरेक्टर की जीन, उनका ट्रेट अलग अलग हो सकता है। मतलब है आई कलर की ही जीन, एक्सप्रेशन अलग अलग हो सकता है, किसी का ब्राउन, किसी का ब्लैक, किसी का ब्लू, राइट। तो बेटा ऐसे क्रोमोसोम्स को हम होमोलोगस क्रोमोसोम के पेयर बोलते हैं जो एग्जिस्ट करते हैं। अब इतना मैं समझ गई कि मियोसिस के अंदर मियोसिस 1 और 2 है, 1 के अंदर ही रिडक्शन हो रही है, 1 के अंदर ही रिकॉम्बिनेशन हो रहा है। अब मैम हमें ये नहीं पता कि रिकॉम्बिनेशन क्या है, और रिकॉम्बिनेशन आया कैसे। अगर मैं इसको जवाब देने के लिए बोल दूं कि रिकॉम्बिनेशन क्रॉसओवर से आया, तो आप बोलोगे कि मैम क्रॉसओवर क्या होता है। तो वही समझते हैं हम अगली स्लाइड में बेटा। अब ये देखो मियोसिस 1 और मियोसिस 2 की शुरुआत करने जा रहे हैं। मुझे पता है कि अगर मैंने मियोसिस 1 की बात की तो पहला फेज क्या है बेटा, मेरा प्रोफेज 1। बेटा ये जो प्रोफेज 1 है, इट इज अ वेरी लॉन्ग फेज, इट इज एन इलैबोरेट फेज। किसके हिसाब से बेटा, विद रिस्पेक्ट टू प्रोफेज ऑफ माइटोसिस। अगर मैं माइटोसिस का प्रोफेज देखूं तो उसके हिसाब से ये फेज बहुत ही लंबा और एक्सटेंडेड है। ऐसा क्यों बोला मैंने बेटा, क्योंकि ये वाला फेज यहाँ पर प्रोफेज 1 5 फेजेस में डिवाइडेड है, 1 2 3 4 5। मेरा प्रोफेज 1 इतना बड़ा है कि ये 5 फेजेस में डिवाइडेड है, और ये इंपॉर्टेंट है बेटा। प्रोफेज 1 के पहले स्टेज का नाम होता है लेप्टोटीन, मेरे साथ बोलो क्या है, लेप्टोटीन। दूसरे स्टेज का नाम है बेटा जाइगोटीन। तीसरे स्टेज का नाम है पेकेटीन या पेकाइटीन। नेक्स्ट है बेटा डिप्लोटीन।
और लास्ट है बेटा डायाकाइनेसिस। लास्ट है बेटा डायाकाइनेसिस। तो पहला स्टेज क्या है? लेप्टोटीन, दूसरा जाइगोटीन, तीसरा पैकेटीन, नेक्स्ट डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस। बेटा आपको इनको इन्हीं सीक्वेंस में ही याद रखना है। क्या बोला मैंने? आपको इनको इन्हीं सीक्वेंस में ही याद रखना है। अब देखते हैं कि इन सारे स्टेजेस में क्या होता है। इन सब स्टेजेस के बारे में थोड़ी थोड़ी सी इंफॉर्मेशन देखेंगे। और बेटा प्रोफेज 1 बहुत इलेबोरेट और बड़ा फेज है। और बेटा इसी प्रोफेज 1 के अंदर क्या होता है? रिकॉम्बिनेशन होता है। सॉरी बेटा, इसी प्रोफेज 1 में हम क्या देखेंगे बेटा? रिकॉम्बिनेशन देखेंगे। कहां देखेंगे इसके बाद देखते हैं। अब मैं आ गई मेरे प्रोफेज 1 के पहले स्टेज पर, जिसका नाम है लेप्टोटीन। दूसरे स्टेज का नाम जाइगोटीन, तीसरे का पैकेटीन, चौथे का डिप्लोटीन, पांचवे का डाइकाइनेसिस। बच्चा पार्टी जब मैंने बात की लेप्टोटीन की, तो मैं पॉइंटर्स लिख रही हूं, साथ साथ समझते जाओ। क्रोमोसोम्स become gradually visible. Chromosomes become gradually visible. अगला पॉइंट, compaction of chromosomes continue. Compaction of chromosomes continue. And everyone, the last point is, it is a short-lived stage. इट इज अ शॉर्ट लिव्ड स्टेज। ध्यान रखना ये सारे के सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। और मैं इसे कहना क्या चाहती हूँ, अगर आप समझो कि लेप्टोटीन प्रोफेज 1 का पहला स्टेज है, तो मैंने आपको माइटोसिस के अंदर ऑलरेडी ये बताया बेटा कि जब मेरा न्यूक्लियस नॉर्मल रिलैक्स्ड स्टेट में है, तो उसके अंदर मेरा जेनेटिक मटेरियल डीएनए थ्रेड की फॉर्म में प्रेजेंट है, जिसको मैंने क्रोमेटिन बोला। वो थ्रेड जो कि किस फॉर्म में प्रेजेंट है बेटा? क्रोमेटिन की फॉर्म में प्रेजेंट है। वो ग्रेजुअली कंडेंस होके कुछ कुछ क्रोमोसोम जैसे स्ट्रक्चर बनाना शुरू कर देगा। तो मैंने यही बोला कि लेप्टोटीन के अंदर मेरे क्रोमोसोम्स धीरे धीरे विजिबल होने लगे। कॉम्पैक्शन क्रोमोसोम का आगे आगे चलता रहेगा और ये एक शॉर्ट लिव्ड स्टेज है। प्रोफेज 1 का पहला स्टेज लेप्टोटीन, जिसके अंदर धागे यानी कि डीएनए जो थ्रेड की फॉर्म में था क्रोमेटिन, उससे क्रोमोसोम बनने की शुरुआत हो गई लेप्टोटीन के अंदर, पहला स्टेज। इतना मेरे को समझ आ गया। अगर आप यहाँ पर देखो, थोड़े से थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स कॉन्डेंस होते हुए नजर आएंगे बेटा आपको लेप्टोटीन के अंदर। प्रोफेज की पहली स्टेज बट शॉर्ट लिव्ड स्टेज। दूसरी स्टेज बेहद इंपॉर्टेंट, नाम है जाइगोटीन। नाम है जाइगोटीन। भाई बहुत बढ़िया स्टेज है, मजे आ जाएंगे आपको पढ़ के। अभी मैं आपके लिए डायग्राम बनाऊंगी। पहले हम लिखते हैं, मैं आपको समझाती हूँ कि जाइगोटीन में हुआ क्या। बेटा जाइगोटीन में जो मेरे क्रोमोसोम्स बने वो क्या करते हैं बेटा? मेरे वो क्रोमोसोम्स पेयर करते हैं। क्या करते हैं मेरे क्रोमोसोम्स? पेयर। फॉर एग्जाम्पल बेटा इधर देखो, मैंने मेरा एक क्रोमोसोम बनाया। मैंने क्या बनाया? मेरा एक क्रोमोसोम बेटा। ये क्रोमोसोम सपोज करो कि मेरे पास मेरी मदर से आया, ये एक मैटरनल क्रोमोसोम है। और अगर मैंने ये एक और क्रोमोसोम बनाया बेटा, ये मेरा पैटर्नल क्रोमोसोम है। कौन सा क्रोमोसोम है बेटा? ये पैटर्नल क्रोमोसोम। तो यहां पर मेरे ये दोनों क्रोमोसोम्स पेयर करते हैं। पेयर कैसे करेंगे बेटा? हाउ विल दे जॉइन विद ईच अदर? हाउ विल दे पेयर? एक धागों का कॉम्प्लेक्स बनता है जिसे बोलते हैं साइनैप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। बेटा मेरे दोनों मैटरनल और पैटर्नल क्रोमोसोम होमोलोगस पेयर के पेयर करते हैं। बेटा इस पेयरिंग को एक मैटरनल और पैटर्नल क्रोमोसोम जो एक बच्चे में अपने मम्मी पापा से आया, वो पेयर जब करते हैं बेटा, तो उस पेयरिंग को मैं क्या बोलती हूँ? उस पेयरिंग को मैं साइनैप्सिस बोलती हूँ। ये जो धागों का कॉम्प्लेक्स बना जिससे पेयरिंग हुई, उसे हम बोलते हैं साइनैप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। उस कॉम्प्लेक्स को क्या बोलते हैं? साइनैप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। इसकी जरूरत क्या है बेटा? अभी समझ आ जाएगा। इसकी जरूरत क्या है बेटा? अभी समझ आ जाएगा। अब पहले हम इसके पॉइंटर्स लिख लेते हैं कि यहां पर हुआ क्या बेटा जाइगोटीन स्टेज के अंदर? साइनैप्सिस अकर्स। क्या हुआ यहां पर? साइनैप्सिस हुई। साइनैप्सिस क्या है बेटा? देखो अभी तो आपको समझ आ गया ऑलरेडी। पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स। पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स क्या कहलाता है बेटा? साइनैप्सिस कहलाता है। साइनैप्सिस किसकी वजह से होती है बेटा? साइनैप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। साइनैप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स क्या है बेटा? थ्रेड का एक कॉम्प्लेक्स है।
थ्रेड का एक कॉम्प्लेक्स है जो कि किस में मदद करता है, दैट हेल्प्स इन साइनाप्सिस, जो कि साइनाप्सिस में हेल्प करेगा, वैसा थ्रेड्स का एक कॉम्प्लेक्स है बेटा साइनाप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। अब ये देखो कि होमोलोगस क्रोमोसोम्स के पेयर करने से, साइनाप्सिस करने से आपको ऐसा नजर आ रहा है कि एक बाइवेलेंट बन गया। बेटा बाइवेलेंट बोले तो दो क्रोमोसोम का पेयर होना, उनको साथ में क्या बोल दूंगी, बाइवेलेंट। तो मैंने क्या देखा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई, क्या बना मैंने, बाइवेलेंट इज फॉर्म्ड। क्या दिखाई दिया मेरे को बेटा, सबसे पहले क्या दिखाई दिया, बाइवेलेंट। अब आप बोलोगे मैम बाइवेलेंट होता क्या है बेटा, पेयर ऑफ होमोलोगस साइनैप्स्ड क्रोमोसोम। होमोलोगस ऐसे क्रोमोसोम जिनकी साइनैप्सिस हो रखी है, उसको हम क्या बोल देते हैं बेटा, बाइवेलेंट बोल देते हैं। क्या है, पेयर ऑफ होमोलोगस साइनैप्स्ड क्रोमोसोम, ये मेरा बाइवेलेंट। लेप्टोटीन में मैंने देखा कि क्रोमेटिन से क्रोमोसोम बना, क्या बना, क्रोमेटिन से क्रोमोसोम। जाइगोटीन में देखा कि उन्होंने पेयर कर लिया, उन्होंने क्या कर लिया, पेयर। अब अगली चीज आई भाई, इस पेयरिंग का करना क्या है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस पेयरिंग, व्हाई आर द क्रोमोसोम्स पेयरिंग, ताकि वो रिकॉम्बिनेशन दिखा पाए। बेटा वो रिकॉम्बिनेशन होता क्या है, कहां से आता है रिकॉम्बिनेशन, क्रॉसिंग ओवर से आता है। तो मैम ये बता दो कि क्रॉसओवर क्या होता है। चलो पुरानी स्टेज ड्रॉ करते हैं। मैंने बोला बेटा कि ये मेरा क्रोमोसोम किसका था, मैटरनल क्रोमोसोम था, आपको याद आ रहा है। फिर मैंने बोला ये मेरा कौन सा क्रोमोसोम था बेटा, पैटर्नल क्रोमोसोम था, आपको याद आ रहा है। अब इनका साइनैप्सिस हुआ था, मेरे को पता है, देवर साइनैप्स, यहाँ कॉम्प्लेक्स था बेटा। अब अगली स्टेज में जब पैकेटीन है, इस पैकेटीन स्टेज में क्रॉसओवर होगा। क्रॉसओवर क्या होता है बेटा, जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज इन दोनों क्रोमोसोम्स के बीच में। अब आप बोलोगे कि जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज कैसे होगा दोनों क्रोमोसोम्स के बीच में, तो लेट मी शो दैट टू यू एवरीवन। सपोज करो ये मेरा कौन सा क्रोमोसोम था बेटा, मैटरनल क्रोमोसोम, ऐसा, और ये क्या था बेटा मेरा पैटर्नल क्रोमोसोम। क्या आप देख पा रहे हो बेटा कि यहां पर मेरे दोनों क्रोमोसोम्स ने अपने एंड्स को एक्सचेंज कर लिया है। बेटा ये एक्चुअली साइनैप्स की स्टेट में ऐसा होता है, आप इसको क्लियरली देख सको तो मैंने इनको थोड़ा सा दूर दूर बनाया है, अदरवाइज अभी भी ये ऐसे एक कॉम्प्लेक्स की फॉर्म में पैक्ड हैं ताकि ये क्रॉस ओवर कर पाए। ये जो आपने जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज देखा, इसी को हम क्या बुलाते हैं बेटा, क्रॉसिंग ओवर। और क्रॉसिंग ओवर की वजह से ये नया कॉम्बिनेशन बना बेटा। तो क्रॉसिंग ओवर की वजह से जो नया कॉम्बिनेशन बनता है, उस प्रोसेस को हम बुलाते हैं रिकॉम्बिनेशन। उस प्रोसेस को क्या बुलाते हैं बेटा, रिकॉम्बिनेशन। तो अगर मैं बोलूं कि मेरी पैकेटीन स्टेज के अंदर हुआ क्या, मेरी पैकेटीन स्टेज के अंदर हुआ क्या, तो एक तो मैंने बोला कि भाई जो बाइवेलेंट या फिर टेट्राड, ये बना कहां था बेटा, इससे पहले वाली स्टेज में जाइगोटीन में, इज मोर क्लियरली विजिबल। यहां पर वो जो टेट्राड इससे पहले वाली स्टेज में बना था वो ज्यादा क्लियरली विजिबल है, क्यों, क्योंकि बेटा प्रोफेज की स्टेज जैसे जैसे चल रही है, क्रोमोसोम की कॉम्पैक्शन बेटर हो गई, क्रोमोसोम की कॉम्पैक्शन बेटर हो गई तो ये स्ट्रक्चर मेरे को और बेटर विजिबल रहेगा। बेटा इसी को मैंने बाइवेलेंट या टेट्राड बोला। टेट्राड बोले तो अगर आप इस स्ट्रक्चर को देखो बेटा, बाइवेलेंट या टेट्राड, बाइवेलेंट भी इसी को बोला और इसी को ही क्या बोला मैंने, टेट्राड बोला। क्यों, क्योंकि मेरे को यहाँ पर टोटल 4 क्रोमेटिड्स नजर आ रहे हैं। कितने क्रोमेटिड, 4 सिस्टर क्रोमेटिड नजर आ रहे हैं, 1 2 3 और 4, 4 सिस्टर क्रोमेटिड से बना है, इसीलिए इसको टेट्राड या बाइवेलेंट, वो यहाँ पर और क्लियरली विजिबल था। इसके बाद मैंने बोला कि भाई ये वही स्टेज है जहां पर क्रॉसिंग ओवर होता है। क्या बोला मैंने, क्रॉसिंग ओवर अकर्स। क्रॉसिंग ओवर होता क्या है बेटा, एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल। क्रॉसिंग ओवर क्या है बेटा, याद करो, एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल है बिटवीन, किसके बीच में एक्सचेंज हुआ, बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स, बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम।
होमोलोगस क्रोमोसोम्स के नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के बीच में हुआ। बेटा इसका क्या मतलब है ये समझो अब एक बार। बेटा सपोज करो कि मैंने एक क्रोमोसोम ये बनाया, इसका ये वाला एक क्रोमेटिड और ये वाला दूसरा क्रोमेटिड, ये मैंने बनाया दूसरा क्रोमोसोम होमोलोगस पेयर का, इसका एक क्रोमेटिड ये रहा और दूसरा क्रोमेटिड ये रहा। अगर मैंने इसको नेम कर दिया, यहां पर मैंने इसको नेम कर दिया कि ये वाला ए है, ये बी, ये सी और ये डी, तो बच्चा पार्टी ए और बी एक ही क्रोमोसोम का पार्ट है। तो जो ए और बी हैं वो मेरे सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं। ए और बी क्या है? मेरे सिस्टर क्रोमेटिड्स। क्यों? क्योंकि वो एक ही क्रोमोसोम का पार्ट है। सी और डी एक ही क्रोमोसोम का पार्ट है बेटा, ये भी सिस्टर क्रोमेटिड्स है। सी और डी क्या है? ये भी एक दूसरे के सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं। लेकिन अगर मैं बी और सी की बात करूं बेटा, बी और सी नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं। क्यों? क्योंकि वो दो अलग अलग क्रोमोसोम के पार्ट है। तो आपने जो यहाँ पर रिकॉम्बिनेशन देखा, जो क्रॉसओवर देखा, वो क्रॉसओवर किसके बीच में हुआ? सिस्टर के बीच में कि नॉन सिस्टर के बीच में? बेटा सिस्टर के बीच में होता तो क्या ही होता, ये तो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के बीच में हुआ है। तो मैंने क्या बोला? क्रॉसिंग ओवर एक्सचेंज है जेनेटिक मटेरियल का बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। और बेटा इसी क्रॉसओवर की वजह से क्या हुआ? इसी क्रॉसओवर की वजह से मैंने क्या देखा? रिकॉम्बिनेशन। रिकॉम्बिनेशन क्या होता है बेटा? फॉर्मेशन ऑफ न्यू जेनेटिक कॉम्बिनेशंस। फॉर्मेशन ऑफ न्यू जेनेटिक कॉम्बिनेशंस क्या होगा? रिकॉम्बिनेशन होगा बेटा, रिकॉम्बिनेशन होगा। और रिकॉम्बिनेशन के लिए एक एंजाइम भी चाहिए होता है बेटा, एक एंजाइम मीडिएटेड प्रोसेस है ये, एक एंजाइम चाहिए। एंजाइम का नाम क्या है? बहुत जरूरी बेटा, रिकॉम्बिनेज। एंजाइम का नाम क्या है बेटा? रिकॉम्बिनेज एंजाइम। बहुत जरूरी है बेटा मेरा पेकाइटिन, रिकॉम्बिनेज। इसके अलावा एक आखिरी चीज बेटा, एक चीज होती है जिसको मैं बोलती हूं रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल। क्या बुलाती हूं बेटा मैं? रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल। रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल मेरा वो पॉइंट है जहां पर क्रॉसिंग ओवर हुआ। आप देख रहे हो, अगर मैं यहां पे बनाऊं एक स्पेसिफिक पॉइंट जहां पर क्रॉसिंग ओवर हुआ, देखो व्हाइट से रिप्रेजेंट करने की बात कर रही हूं कोशिश। ये पॉइंट देख रहे हो बेटा जहां पर मेरा क्रॉसओवर होता है, उस पॉइंट ऑफ क्रॉसओवर को हम रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल बुलाते हैं। रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल किसको बुलाऊं? पॉइंट ऑफ क्रॉसिंग ओवर। पॉइंट ऑफ क्रॉसिंग ओवर को क्या बुला दिया मैंने? रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल। तो ये है मेरा पेकाइटिन, बहुत जरूरी। अच्छे से देख लो इधर, मैंने इससे पहले आपको लेप्टोटीन पढ़ाया जिसमें क्रोमेटिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर क्रोमोसोम में बनना शुरू हो गया, कॉम्पैक्शन हो रहा है, छोटा सा स्टेज है। जाइगोटीन में मेरे होमोलोगस क्रोमोसोम्स ने पेयर किया, साइनाप्सिस किया एक कॉम्प्लेक्स का यूज करके जिसे साइनाप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स बोला। यहां पर बाइवेलेंट या टेट्राड की फॉर्मेशन हो गई, फॉर्मेशन यहां से शुरू हो गई। पैकेटीन के अंदर टेट्राड और क्लियरली विजिबल होने लगा और यहां पर एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल हुआ। उस एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल को मैंने क्रॉसओवर बोला। क्रॉसओवर की वजह से नए कॉम्बिनेशंस बने जिसको मैंने रिकॉम्बिनेशन बोला। रिकॉम्बिनेशन एंजाइम मीडिएटेड प्रोसेस है, उस एंजाइम का नाम है रिकॉम्बिनेज। जिस पॉइंट पर क्रॉसिंग ओवर हुआ उसे रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल बोलते हैं। और बेटा देखो आप इसको यहां पर भी देख सकते हो, हमने यहां पर सिस्टर क्रोमेटिड्स और नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स का भी कॉन्सेप्ट देखा ताकि मुझे पता हो कि जो मेरा क्रॉसिंग ओवर हुआ है सिस्टर के बीच में हुआ कि नॉन सिस्टर। बेटा नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में हुआ, इसको याद रखना। अगर आप इसको एक स्टोरी की तरह समझोगे, रटोगे नहीं, तो इट विल बी योर स्ट्रेंथ एवरीवन। ठीक है, अब बच्चा पार्टी मेरे दो होमोलोगस क्रोमोसोम्स के पास पास आने का पर्पस क्या था? पास पास आने का ये पर्पस था ताकि रिकॉम्बिनेशन हो पाए, है ना, ताकि क्रॉसिंग ओवर हो पाए जिससे रिकॉम्बिनेशन हो। बेटा गैमीट फॉर्मेशन के टाइम मियोसिस होता है और तभी हम बोलते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ही तो गैमीट्स काम आते हैं, कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जो ऑर्गेनिजम्स बनते हैं उसमें वेरिएशन आती है। वो वेरिएशन कहाँ से आई? वो रिकॉम्बिनेशन से ही तो आई। वो रिकॉम्बिनेशन कहाँ हुआ बेटा? वो रिकॉम्बिनेशन हुआ पैकेटीन स्टेज ऑफ प्रोफेज 1 ऑफ मियोसिस 1। तो अगर आप बर्ड्स आई व्यू देखो, हमने देखा कि मियोसिस के अंदर मियोसिस 1 है, 2 है। मियोसिस 1 के अंदर प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज
उसमें अगर मैं प्रोफेज 1 की 5 स्टेजेस देखूं तो लेप्टोटीन, जाइगोटीन और पैकेटीन, इस पैकेटीन के अंदर रिकॉम्बिनेशन या फिर क्रॉसओवर हुआ। अब पैकेटीन में क्रॉसओवर हो चुका, मेरे क्रोमोसोम्स अभी भी साइनैप्स्ड है, साइनैप्स होने का पर्पस हो चुका है खत्म। इसीलिए डिप्लोटीन में क्या होगा बेटा, ये ऐसे ही रहेंगे? नहीं, नाउ दे विल मूव अपार्ट एवरीवन। हाउ कैन दे मूव अपार्ट एवरीवन? उनको जोड़ा किसने था? साइनैप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स ने। तो यहां पर मेरा साइनैप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स क्या होगा बेटा? डिसॉल्व होगा। यहां पर क्या होगा मेरा साइनैप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स? डिसॉल्व होगा। तो इसीलिए मैंने बोला कि डिप्लोटीन, मैंने बोला स्टार्ट ऑफ डिप्लोटीन इज मार्क्ड बाय, start of diplotin is marked by dissolution of synaptonemal complex. जो मेरा साइनैप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स था वो डिसॉल्व होगा बेटा। और देखो ये अगर मैं बोलूं कि ये मेरे होमोलोगस साइनैप्स क्रोमोसोम है, इनमें क्रॉसओवर हो चुका बेटा, ये अलग हो रहे हैं, 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 और ये इतने अलग हो गए। तो आपको ये ऊपर और नीचे, ऊपर और नीचे एक्स शेप का स्ट्रक्चर नजर आ रहा है बेटा। तो वो एक्स शेप्ड का स्ट्रक्चर कैसे आया? जब ये क्रोमोसोम जो एकदम साइनैप्स थे, जब ये अलग अलग हुए तो एक्स शेप्ड का स्ट्रक्चर ऊपर और नीचे बना बेटा। इस एक्स शेप के स्ट्रक्चर को हम कियाज्मेटा बुलाते हैं। तो यहां इस स्टेज में मैंने क्या देखा बेटा? कियाज्मेटा देखा। मैंने क्या देखा? कियाज्मेटा देखा। कियाज्मेटा क्या रिप्रेजेंट करता है बेटा? इट रिप्रेजेंट्स द पॉइंट ऑफ क्रॉसओवर, कि भाई जो क्रॉसओवर हुआ था वो यहां पर हुआ, वो मुझे कियाज्मा बताता है। कियाज्मा या फिर कियाज्मेटा एक ही बात है बेटा। एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर, एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर formed in diplotin stage that represents the point of crossover। जो कि क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा? मेरा क्रॉसिंग ओवर का पॉइंट रिप्रेजेंट कर रहा है कि क्रॉसओवर यहां हुआ था। तो कियाज्मेटा किस स्टेज का कैरेक्टरिस्टिक है बेटा? मेरा डिप्लोटीन का। किस स्टेज का कैरेक्टरिस्टिक है बेटा? डिप्लोटीन का। इतना समझ आ गया बेटा? इतना समझ आया सबको? बच्चा पार्टी इसके बाद एक और पॉइंट है, बहुत ध्यान से समझना। बेटा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कभी पूछ लेते हैं। उन्होंने बोला बेटा अगर मैं ऊसाइट, ऊसाइट समझते हो बेटा, एग का प्रीकर्सर है, कि अगर मैं ऊसाइट ऑफ वर्टिब्रेट्स की बात करूं तो मेरा सेल बहुत टाइम तक, मंथ्स या ईयर्स तक डिप्लोटीन स्टेज के अंदर ही क्या रहता है बेटा? सस्पेंडेड रहता है, फ्रोजन रहता है, अरेस्टेड रहता है। बेटा आपको पता है कि व्हेन अ ह्यूमन फीमेल इज बोर्न, जब एक बेबी गर्ल होती है, व्हेन अ बेबी गर्ल इज बोर्न, तो उसकी ओवरीज के अंदर बहुत सारे oocytes होते हैं, लेकिन वो oocytes बहुत टाइम तक इनएक्टिव ही रहते हैं। एग कब बनना शुरू होते हैं बेटा? व्हेन द गर्ल हिट्स प्यूबर्टी। प्यूबर्टी के टाइम वो oocyte किस में डेवलप होंगे? आगे जाके डेवलप करके एग बनाएंगे। लेकिन इतने साल जब तक प्यूबर्टी नहीं आई, वो oocyte अरेस्टेड ही तो रहेंगे। तो वो oocyte अरेस्टेड किस फेज में रहते हैं? वो oocyte अरेस्टेड डिप्लोटीन फेज में रहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब पढ़ोगे तो बेटा इट विल मेक सेंस दैट इन द oocyte ऑफ वर्टिब्रेट्स cell may be arrested in the diplotin stage for months or years. For what everyone? For months or years. ठीक है बच्चा पार्टी, मेरा साइनैप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स डिसॉल्व कर रहा था, एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर दिखा। अब अगले स्टेज पे सोचो, ये दोनों क्रोमोसोम्स और दूर दूर जा रहे हैं, 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 और मेरा कियाज्मेटा कहां पर आ गया? टर्मिनल पोजीशन पर आ गया। कियाज्मेटा कहां आ गया? देख रहे हो? टर्मिनल पोजीशन पर आ गया।
तो अगर मैं डिप्लोटीन के बाद अपनी आखिरी स्टेज की बात करूं जिसका नाम डायकाइनेसिस है बेटा, तो इसका इंपॉर्टेंट फीचर क्या है? टर्मिनलाइजेशन ऑफ कियाज्मेटा। क्या है बेटा इसका इंपॉर्टेंट फीचर? टर्मिनलाइजेशन ऑफ कियाज्मेटा। मुझे पता है बेटा कि ये मेरी प्रोफेज 1 की फाइनल स्टेज है। क्या है मेरी फाइनल स्टेज है किस चीज की? प्रोफेज 1 की लास्ट स्टेज है बेटा। और क्या रिप्रेजेंट करती है कि इसके बाद मैं कौन सी स्टेज पे जाने वाली हूं? मेटाफेज 1। तो मैंने लिख दिया रिप्रेजेंट्स ट्रांजिशन टू मेटाफेज 1। क्या रिप्रेजेंट करती है बेटा ये कौन सा ट्रांजिशन? कि अब मेरा प्रोफेज 1 खत्म हो गया और मेरा सेल कहां जाने वाला है? मेटाफेज 1 में। बेटा अब आपने माइटोसिस के अंदर पढ़ा था कि जब मेरा सेल माइटोसिस के अंदर मेटाफेज में जाता है तो इस पॉइंट पर मेरे क्रोमोसोम की कॉन्डेंसेशन हो जाती है कंप्लीट। तो क्या लिख दूं? क्रोमोसोम्स आर फुली कॉन्डेंस्ड। अब मेरे क्रोमोसोम्स कॉन्डेंस हो चुके हैं। मेरे को मेटाफेज में स्पिंडल फाइबर की जरूरत पड़ेगी। वो स्पिंडल फाइबर इसी फेज में बनने शुरू हो जाते हैं बेटा। अब कौन से स्पिंडल फाइबर है? माइटोटिक के मियोटिक? बेटा वेरी इंपॉर्टेंट, मियोटिक स्पिंडल फाइबर्स स्टार्ट्स टू असेंबल। मेरे मियोटिक स्पिंडल फाइबर्स क्या कर देंगे बेटा? अपनी असेंबली स्टार्ट कर देंगे। और प्रोफेज के क्या पॉइंट थे? मेरा न्यूक्लियस का एनवेलप चला जाएगा, न्यूक्लियर एनवेलप डिसअपियर्स। जब मेटाफेज में जा रहे होते हैं तो मैंने आपको माइटोसिस में पढ़ाया है कि न्यूक्लियर एनवेलप चला जाता है बेटा। ऑर्गेनल्स जैसे कि ER हो गया, गोल्जी हो गया बेटा, वो भी डिसअपियर हो जाता है, न्यूक्लियोलस भी डिसअपियर हो जाता है। तो ये जनरल चीजें हैं बेटा जो मेरे प्रोफेज में हमने ऑलरेडी माइटोसिस के करी थी। डाइकाइनेसिस का कैरेक्टरिस्टिक फीचर टर्मिनलाइजेशन ऑफ कियाज्मेटा। डाइकाइनेसिस के बाद ही हम कहां जाएंगे? मेटाफेज 1 में जाएंगे। प्रोफेज 1 की लास्ट स्टेज है। अब मेरा क्रोमोसोम एकदम कॉन्डेंस हो चुका है। माइटोसिस से फर्क क्या है कि ये अब मेरा नॉर्मल क्रोमोसोम नहीं है बेटा, ये ऐसा क्रोमोसोम है जिसमें कि क्रॉसिंग ओवर हो चुका। क्रॉसिंग ओवर हो चुका तो ये मेरा रिकम्बाइंड क्रोमोसोम है। आप देख रहे हो ऐसा क्रोमोसोम है जिसमें रिकॉम्बिनेशन हो चुका और ये कहां जाएगा बेटा? मेरे मेटाफेज 1 के अंदर। बच्चा पार्टी मेटाफेज 1 में क्या होता है? देखो मेरे होमोलोगस क्रोमोसोम्स क्या कर रहे हैं? मेरे होमोलोगस क्रोमोसोम का पेयर मेटाफेज प्लेट पर अरेंज हो जाएगा। जैसे सपोज करो मैंने ये सेल बनाया, अगर मैं एक ही पेयर से रिप्रेजेंट कर रही हूं बेटा, सिर्फ एक ही पेयर से, तो मैं बनाऊंगी ऐसा स्ट्रक्चर, मैं बनाऊंगी ऐसा स्ट्रक्चर। इनके एंड्स चेंज हुए हैं, आपको पता है ऑलरेडी। क्यों? क्योंकि ये रिकम्बाइंड है जिनका क्रॉसओवर हो चुका है। तो ये अगर मैंने बना दी बेटा मेरी इमेजिनरी मेटाफेज प्लेट बना दी, तो आप ये देखोगे कि कितने भी पेयर्स होंगे वो होमोलोगस कंप्लीट पेयर कहां पर अरेंज्ड होगा बेटा? मेरी मेटाफेज प्लेट पर। यहां पर मियोटिक स्पिंडल फाइबर्स होंगे जो इन पेयर्स को अटैच कर रहे होंगे बेटा। इन्हीं स्पिंडल फाइबर्स की वजह से ही तो ये इस प्लेट पर अटैच्ड है बेटा, है ना? इन्हीं स्पिंडल फाइबर्स की वजह से ही तो ये इस प्लेट पर अटैच्ड है। ठीक है, तो ये क्या है? मेरा मेटाफेजिक प्लेट स्पिंडल फाइबर की वजह से। अब आप ये बताओ कि मेरे प्लेट पर सिंगल क्रोमोसोम है या फिर क्रोमोसोम का पेयर? बिल्कुल क्रोमोसोम का पेयर है। तो मैं क्या बोलूं? मेटाफेज 1 में क्या है? होमोलोगस पेयर्स, या फिर और अच्छा बोलूं तो रिकॉम्बाइंड, जो रिकॉम्बाइन हो चुके हैं होमोलोगस पेयर अलाइन ऑन द इक्वेटर। इक्वेटर बोल दूं बेटा सेंटर को, या फिर क्या बोल दूं? मेटाफेज प्लेट यूजिंग स्पिंडल फाइबर्स। किसकी मदद से बेटा? स्पिंडल फाइबर्स की वजह से, यूजिंग स्पिंडल फाइबर्स कमिंग फ्रॉम ऑपोजिट पोल्स। ऑपोजिट पोल्स से जो स्पिंडल फाइबर्स आ रहे हैं उसकी मदद से मेरे रिकम्बाइंड पेयर सेंटर पे अलाइन हो गए। अब ये बताओ बेटा, अब अगर ये आधा आधा कंटेंट इधर इधर जाएगा तो क्या मेरा क्रोमोसोम बीच में से टूटेगा कोई भी? नहीं बेटा।
मेरा क्रोमोसोम नहीं टूटेगा, क्योंकि अगर आप इसका बंटवारा हाफ हाफ करो तो आप क्या देखोगे बेटा, ये पूरा एक क्रोमोसोम एक पोल की तरफ, दूसरा क्रोमोसोम दूसरे पोल की तरफ। तो क्या मेरे मेटाफेज 1 के बाद जो एनाफेज 1 आएगा उसमें क्रोमोसोम टूटा क्या? नहीं टूटा बेटा, एक क्रोमोसोम नहीं टूटा, जबकि पेयर का एक एक क्रोमोसोम जाएगा ऑपोजिट पोल की तरफ। पेयर का एक एक क्रोमोसोम कहाँ जाएगा बेटा? ऑपोजिट पोल की तरफ। अगर मैं आपको दिखाऊं, ये देखो, अगर आप ये डायग्राम देखो कितना सही दिखा रखा है बेटा इन्होंने, कि इससे पहले मेरे पास क्या था, इससे पहले मेरे को पता था कि मेटाफेजिक प्लेट में मेरे क्रोमोसोम्स के पेयर थे। पेयर भी कैसे बेटा? जो रिकम्बाइंड है। अगर आप इनके टिप्स देखो तो टिप्स आर ऑलरेडी एक्सचेंज्ड। तो यहां पर एनाफेज 1 में क्या होगा बेटा? शॉर्टनिंग ऑफ स्पिंडल फाइबर्स, shortening of spindle fibers such that each chromosome of homologous pair, each chromosome of homologous pair goes to the opposite pole। कहाँ जाएगा बेटा? ऑपोजिट पोल की तरफ जाएगा। अब ये बताओ कि यहां पर सेंट्रोमियर से क्रोमोसोम टूटा क्या? सेंट्रोमियर तो टूटा ही नहीं बेटा। मैंने लिखा नो, इंपॉर्टेंट, नो स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर अकर्स, नो स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर अकर्स। बेटा सेंट्रोमियर की स्प्लिटिंग समझते हो? अगर ये एक क्रोमोसोम है, दो सिस्टर क्रोमेटिड्स इस सेंट्रोमियर से जॉइंड है, अगर एक क्रोमोसोम बीच में से टूटता है ना तो सेंट्रोमियर की स्प्लिटिंग होती है। लेकिन एनाफेज 1 के अंदर सेंट्रोमियर की स्प्लिटिंग हुई ही नहीं। क्यों? क्योंकि मेरे प्लेट पर दो क्रोमोसोम थे, एक क्रोमोसोम इधर गया, एक क्रोमोसोम इधर गया, इसलिए बेटा। समझ गए? इतना क्लियर है अब आप लोगों को? अब आ गया भाई मेरा टीलोफेज 1। एनाफेज 1 हो गया, टीलोफेज 1 देखो डायाड ऑफ सेल्स बन गया। क्या बन गया बेटा? डायाड ऑफ सेल्स बन गया। अब क्या होगा बेटा? मेरी न्यूक्लियर एनवेलप फिर से आ जाएगी। टीलोफेज प्रोफेज का उल्टा है, मैंने आपको माइटोसिस में भी बताया है। न्यूक्लियर एनवेलप रीअपियर्स, न्यूक्लियर एनवेलप रीअपियर्स। मेरी ऑर्गेनल्स बेटा शुरू हो जाएंगी, ऑर्गेनल्स रीअपियर होना शुरू हो जाएंगी। और मेरे को ग्रेजुअली क्या मिलेगा बेटा? उसके बाद अगर साइटोकाइनेसिस हो गई, मतलब मेरा सेल डिवाइड कर गया, तो मेरे को फाइनली क्या मिलेगा? डायाड ऑफ सेल्स। डायाड ऑफ सेल बोले तो दो सेल। दो सेल कैसे मिले मैम? मैंने 2n सेल से शुरू किया था मियोसिस 1 से पहले, और मियोसिस 1 के बाद मेरे को 2n सेल्स मिल गए। ये हो गया मेरा मियोसिस 1 खत्म, जिसमें मेरे को डायाड ऑफ सेल्स मिल गया। जिसमें मेरे को क्या मिल गया बेटा? डायाड ऑफ सेल्स मिल गया। अब बच्चा पार्टी मैंने किस फेज को खत्म कर लिया है? यहां से मैंने खत्म कर लिया मियोसिस 1 को। इसके बाद हम अपनी स्टोरी को कंटिन्यू रखते हुए किस पर जाएंगे? मियोसिस 2। अब बच्चा पार्टी आपको लगेगा कि मियोसिस 1 और मियोसिस 2 के बीच में क्या होगा? तो बेटा मियोसिस 1 और मियोसिस 2 के बीच में एक छोटा सा स्टेज है जिसका नाम है इंटरकाइनेसिस। अगर मैं बात करूं इंटर वर्ड की, तो बेटा इंटर वर्ड का मतलब होता है बिटवीन, और काइनेसिस वर्ड का मतलब होता है डिवीजन। काइनेसिस वर्ड का क्या मतलब होता है बेटा? काइनेसिस वर्ड का मतलब होता है डिवीजन। तो बेटा दिस इज अ शॉर्ट स्टेज, बहुत छोटी सी स्टेज है। किसके बीच में? इट इज अ वेरी शॉर्ट स्टेज बिटवीन मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। बेटा मियोसिस 1 और 2 के बीच की एक छोटी सी स्टेज। अब आप बोलोगे कि मैम इसमें रेप्लिकेशन हुआ क्या? इस स्टेज में रेप्लिकेशन हुआ क्या? तो ये छोटी सी स्टेज है मियोसिस 1 और 2 के बीच की, बेटा बहुत जरूरी। इस स्टेज में कोई रेप्लिकेशन नहीं हुआ, एंड दिस स्टेज इज फॉलोड बाय, इसके बाद कौन सी स्टेज आएगी बेटा? मेरा क्या शुरू हो जाएगा? मेरा शुरू हो जाएगा प्रोफेज 2। क्यों? क्योंकि मैंने मियोसिस 1 का प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज देख लिया,
और प्रोफेज के 5 स्टेजेस भी देख लिए, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस। मेटाफेज 1 देखा, एनाफेज 1 देखा, टीलोफेज 1 देखा, जिसके बाद डायड ऑफ सेल मिला। टीलोफेज 1 के बाद इंटरकाइनेसिस, छोटा सा फेज, मियोसिस 1 और 2 के बीच में कोई रेप्लिकेशन नहीं हुई, जिसके बाद क्या शुरू हुआ बेटा मेरा प्रोफेज 2। अब बेटा आप इतना समझो कि ये जो मैंने अपना मियोसिस 2 शुरू किया, ये तो हमें ऑलरेडी आता है। ये हमें ऑलरेडी आता क्यों है? क्योंकि बेटा मेरा मियोसिस 2 किससे आइडेंटिकल है, किससे एकदम मिलता जुलता है? मेरे माइटोसिस से मिलता है बेटा। मेरा मियोसिस 2 किससे मिलता है? एकदम माइटोसिस से। तो इसके प्रोफेज में सेम टू सेम डिट्टो वही पॉइंट्स आने वाले। डिट्टो वही पॉइंट्स क्या आएंगे? अब अगर मैं प्रोफेज की बात करूं तो क्या होता है, मैं आपको जनरली भी यही बोलती हूं कि भाई मेरे क्रोमोसोम्स विल बिकम कॉम्पैक्ट, क्योंकि इसके बाद मेटाफेज आना है, तो मेरे क्रोमोसोम्स क्या बन जाएंगे? कॉम्पैक्ट हो जाएंगे। न्यूक्लियर एनवेलप गायब हो जाएगा, न्यूक्लियर एनवेलप डिसअपियर्स, मेरा न्यूक्लियर एनवेलप गायब हो जाएगा। ऑर्गेनल्स डिसअपियर, ऑर्गेनल्स डिसअपियर हो जाएंगी, न्यूक्लियोलस डिसअपियर हो जाएगा। क्यों? और मेरे ये जो मियोटिक स्पिंडल स्पिंडल फाइबर्स है वो भी पोल्स पे जाने लग जाएंगे। जनरल प्रोफेज थिंग्स बेटा, जनरल प्रोफेज थिंग्स। अब भाई आ गया मेरा मेटाफेज 2। अब अगर मैं आपको मेटाफेज 2 ड्रॉ करके क्या दिखाऊं, इतना प्यारा डायग्राम है यहाँ पर। अब वही जो मेरे रिकम्बाइंड क्रोमोसोम है, पहले मेटाफेज 1 में ये पेयर में प्रेजेंट थे, ऐसे कि जैसे 2 इक्वेटोरियल प्लेट हो। और अब मेटाफेज 2 के अंदर एक एक क्रोमोसोम आ गया है बेटा मेरे इस मेटाफेज प्लेट के ऊपर। अब ये मेरे क्रोमोसोम्स रिकम्बाइंड है कि नहीं? क्या दिख रहा है? रिकम्बाइंड क्रोमोसोम है, होमोलोगस पेयर की फॉर्म में तो नहीं है। क्यों? क्योंकि रिडक्शन डिवीजन 2n से n तो ऑलरेडी हो चुका है बेटा एनाफेज 1 के अंदर। अब मैं बोलूंगी कि मेरे मेटाफेज 1 के अंदर क्या होगा, मेरा जो क्रोमोसोम्स है, ये कौन सा क्रोमोसोम है बेटा? क्रोमोसोम कौन सा? पार्ट ऑफ होमोलोगस पेयर। होमोलोगस पेयर का जो एक क्रोमोसोम है विल अलाइन themselves on the मेटाफेज प्लेट। कहाँ अलाइन करेगा बेटा खुद को? मेटाफेज प्लेट पर अलाइन करेगा। किसका यूज करके? यूजिंग स्पिंडल फाइबर्स एज यूजुअल। स्पिंडल फाइबर का इस्तेमाल हुआ और मेरे ये जो होमोलोगस पेयर के क्रोमोसोम्स हैं वो सेंटर पे अलाइन हो गए। मेरी कौन सी स्टेज चल रही है बेटा अभी? मेरी स्टेज चल रही है मेटाफेज 2। मेरी कौन सी स्टेज चल रही है बेटा? मेटाफेज 2। अब एनाफेज 2 आएगी। एनाफेज 2 में क्या होगा बेटा? ये सेंटर से होंगे स्प्लिट। देखो ये सेंटर से स्प्लिट हो रहे हैं और जितने भी पेयर थे बेटा वो साइमल्टेनियसली स्प्लिट होंगे। बच्चों जितने भी पेयर थे वो साथ के साथ स्प्लिट होंगे। तो यहां पर मैं क्या बोल देती हूँ पॉइंट? साइमल्टेनियस स्प्लिटिंग। क्या बोला मैंने? क्या हुई है बेटा यहां पर? साइमल्टेनियस स्प्लिटिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स। होमोलोगस क्रोमोसोम्स की स्प्लिटिंग हुई फ्रॉम द सेंट्रोमियर। कहां से टूटे हैं ये? फ्रॉम द सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर से टूटे हैं। सच दैट सिस्टर क्रोमेटिड्स, सिस्टर क्रोमेटिड्स कहां जा रहे हैं? ऑपोजिट पोल की तरफ जा रहे हैं। सिस्टर क्रोमेटिड्स मूव टू द ऑपोजिट पोल्स। ऑपोजिट पोल की तरफ मेरे सिस्टर क्रोमेटिड जा रहे हैं। यहां पर जो मेरा क्रोमोसोम था बच्चा पार्टी, वो क्रोमोसोम मेरा रिकम्बाइंड वाला क्रोमोसोम था और वो कहां से टूटा है? वो यहां सेंटर से टूटा। आधा सिस्टर क्रोमेटिड एक पोल पे, आधा दूसरे पोल पे। ये हुआ मेरे एनाफेज 2 के अंदर, जो एकदम किससे मिलता है बेटा? मेरे माइटोसिस के एनाफेज से मिलता है। किससे मिलता है बेटा? माइटोसिस के एनाफेज से। जिसके बाद आ जाता है बेटा मेरा टीलोफेज 2। क्या बोलूं, इसने तो मेरे प्रोसेस को खत्म कर दिया बेटा। लिखूंगी मार्क्स द एंड ऑफ मियोसिस 2। ये मेरे मियोसिस 2 को क्या कर देगा बेटा? एकदम एंड कर देगा।
रिजल्ट्स इनटू, मेरे को क्या मिल जाएगा, टेट्राड ऑफ सेल्स। साइटोकाइनेसिस के बाद मेरे को 2 सेल से क्या मिल जाएंगे, 4 सेल्स। प्रोसेस शुरू किया था एक 2n सेल से, मियोसिस 1 के बाद 2n सेल आ गए, और अब मियोसिस 2 के बाद डायाड से मैं किस चीज पर आ जाऊंगी बेटा, टेट्राड पर। यही तो मेरा पूरा मियोसिस का स्टेप है बेटा। और मेरे जो ये क्रोमोसोम के ग्रुप्स हैं उसके आसपास क्या आ जाएगी, न्यूक्लियर एनवेलप आ जाएगी बेटा। न्यूक्लियर एनवेलप रीअपीयर होगी, उसी के बाद ही तो सेल डिवाइड होगा और मेरे को 4 सेल्स मिलेंगे। यही सारी चीजें तो होती हैं बेटा टीलोफेज के अंदर, यही होगा। टीलोफेज ने मेरे मियोसिस 2 को क्या कर दिया बेटा, एकदम खत्म कर दिया। जिसके बाद देखो मियोसिस 2 के सारे स्टेप्स एक ही पिक्चर में देखो जो हमने पढ़े, ये एनसीईआरटी का डायग्राम है बेटा। देखो इन्होंने क्या दिखाया यहाँ पर, प्रोफेज 2, प्रोफेज 2 देख रहे हैं। मेटाफेज 2 पे देखो, ये प्रोफेज 2 पे मेरे क्रोमोसोम्स ने सेंटर पे आना शुरू कर दिया है। अब फिर क्या हुआ, ये 2 सेल्स हैं जो 2n और n बने थे, आगे जा रहे हैं n और n से 4 कैसे बने, 2 से 4 कैसे बने, वही दिखाया है यहाँ पर। मेटाफेज प्लेट पर मेरे होमोलोगस रिकम्बाइंड क्रोमोसोम्स अटैच हो गए, एनाफेज पर टूट गए, और टीलोफेज में कितने बन गए बेटा, 4 बन गए टेट्राड। तो इसने मियोसिस 2 दिखा दी बेटा। मियोसिस 2 को हमें एकदम करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि इट इज वेरी मच सिमिलर टू माइटोसिस। किसके सिमिलर है ये, माइटोसिस के। फर्क क्या है कि ये जो क्रोमोसोम्स प्लेट पर है ये नॉर्मल क्रोमोसोम नहीं है, ये ऐसे क्रोमोसोम्स हैं जिनके अंदर क्रॉस ओवर हो चुका है बेटा, जिनके अंदर क्रॉस ओवर हो चुका है। इसके बाद आखिरी 2 मिनट की चीज बच्चा पार्टी की, ये जो मेरे मियोसिस है इनका फायदा क्या है, मियोसिस का मेरे फायदा क्या है बेटा। पहली चीज है मियोसिस कंजर्व्स क्रोमोसोमल नंबर इन सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स। सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स में ये नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स को कंजर्व रखेगी। इसका मतलब क्या है बेटा, मतलब ये है कि सपोज करो बेटा एक मेल पेरेंट है जिसके अंदर 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स हैं, ह्यूमन बींग्स में हमें पता है। एक फीमेल पेरेंट है जिसके अंदर 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स हैं बेटा, हम डिप्लॉयड है। अब मैंने बोला कि अगर जब गैमीट बनी बेटा, गैमीट समझते हो, मेल्स के अंदर क्या बनता है, स्पर्म बनता है, फीमेल्स के अंदर एग बनता है। तो ये जो स्पर्म और एग है ये मियोसिस की वजह से एन और एन हो जाते हैं। अब अगर ये एन और एन ना होते तो क्या होता, अगर ये एन और एन ना होते तो बेटा मेरा स्पर्म बनता डिप्लॉइड, मेरा एग बनता डिप्लॉइड, और स्पर्म और एग का फ्यूजन होता तो मेरा जाइगोट क्या बनता, नया बेबी 4n बनता। बेटा पेरेंट्स तो 2n है और बच्चा 4n, पूरे की पूरी हमारी जेनेटिक्स ही बिगड़ जाती। इसीलिए नंबर्स को, क्रोमोसोमल नंबर को कंजर्व करने के लिए गैमीट फॉर्मेशन के टाइम बेटा क्या होती है, गैमीट फॉर्मेशन के टाइम मेरी मियोसिस होती है ताकि हेप्लॉइड गैमीट्स बने, ताकि फर्टिलाइजेशन के बाद जो जाइगोट बनेगा वो फिर से डिप्लॉइड यानी कि 2n है, जो कि पेरेंट के क्रोमोसोम नंबर के साथ रेसिप्रोकेट कर पा रहा है। ये है मेरा मियोसिस का एक फायदा। और फाइनल चीज बेटा, मेरा मियोसिस का एक बेनिफिट ये है, दूसरा बेनिफिट ये है कि मियोसिस की वजह से, मियोसिस ब्रिंग्स वेरिएशन, और इन वेरिएशन की वजह से इवोल्यूशन के चांसेस रहते हैं बेटा। आपने देखा कि यहाँ पर जेनेटिक एक्सचेंज होता है, मेरे क्रोमोसोम्स के एंड्स का एक्सचेंज होता है, उसकी वजह से नए नए कॉम्बिनेशंस बनते हैं। इसीलिए आप देखोगे कि अगर मैं अपने सिबलिंग्स की बात करूं, आप लोग अपने सिबलिंग्स की बात करें, तो हम लोग सेम पेरेंट के प्रोडक्ट्स हैं, बट फिर भी एक सिबलिंग दूसरे सिबलिंग से कितना अलग है। ऐसा क्यों बेटा, क्योंकि वो जो क्रॉस ओवर हुआ उसके अंदर इतने कॉम्बिनेशंस पॉसिबल है कि 2 सिबलिंग्स भी एक दूसरे से आइडेंटिकल नहीं है, दे डोंट मैच ईच अदर एग्जैक्टली आफ्टर बीइंग बोर्न फ्रॉम द सेम पेरेंट्स इटसेल्फ। क्यों, क्योंकि मियोसिस हुआ।
क्यों? क्योंकि प्रोफेज 1 के पैकेटीन स्टेज के अंदर रिकॉम्बिनेशन हुआ क्रॉसिंग ओवर की वजह से, इसलिए। तो बेटा मियोसिस बहुत ही सुंदर, बहुत ही ज्यादा सुंदर टॉपिक है, जो अगर आप समझोगे तो इट विल मेक ऑल द सेंस और आपसे सारे के सारे सवाल बनेंगे। तो प्लीज याद रखना कि इसके सवाल बनाओ बेटा मियोसिस के, कोई भी डाउट हो तो यू कैन गेट बैक टू मी। मैंने बहुत ही क्रिस्पली, प्रिसाइजली, डिटेल्ड समझाया है मियोसिस। कुछ भी दिक्कत हो तो प्लीज अपने फीडबैक देना बच्चा पार्टी। इसके साथ वी आर डन विद द मियोटोसिस एंड माइटोसिस पार्ट, बोथ द पार्ट्स ऑफ द चैप्टर आर डन। हम मिलेंगे बच्चा पार्टी नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में शुरू करेंगे बहुत लाइट तरीके से और फिर हम भगाएंगे फोटोसिंथेसिस को, ताकि हम उस स्टोरी को सिर्फ 2 पार्ट्स में समझ सके, है ना। पहले एक इंट्रोडक्शन में थोड़ा सा समझ लेंगे फोटोसिंथेसिस को, और फिर 2 पार्ट्स में चैप्टर को सम अप करेंगे, ताकि जब आप अपने स्कूल के एग्जाम्स दो तो आपको प्रिसाइजली पॉइंटर्स मिले। और वो वीडियो आपको इतना हेल्प करेगी कि आपको और कोई भी सोर्सेज की जरूरत नहीं है। और लिखना तो हम करते ही हैं बेटा, हम साथ साथ ही तो लिखते हैं सब कुछ। तो इसके साथ एवरीवन, आई एम गोइंग टू सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। डोंट फॉरगेट टू लाइक द video, and also drop your comments on how did you find the video, and I'll see you in the next class. Thank you everyone.